अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम मतलब पृथक्करण। पृथक का मतलब हम समझते हैं कोई चीज जो अलग अलग हो रही है। पृथक्करण या विसंयोजन, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कोई चीज ऐसी है जो कि अलग अलग हो रही है। क्या अलग हो रहा है वो अभी हम देखेंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज प्रकट हो रही है, इसमें भी कुछ आगे हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस वाले नियम में क्या हो रहा है, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, और जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम में क्या होता है, एक अनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताएं, एक अनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं रूप के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। तो इसको आप समझिए कि इसमें क्या है, मेंडल के नियम के अनुसार हर एक जीन जोड़ी के जो कारक हैं युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और युग्मनों के निर्माण में ये कारक फिर एक साथ आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये जो एक है कारक एक दूसरे में विलीन नहीं हो जाते हैं, या एक दूसरे पे ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रभाव कम कर देते हैं, या तो ये पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं या पूरी तरह से अप्रभावी रहते हैं। इनके बीच का कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कुछ आपको उदाहरण मिलेंगे जो कि बहुत ही कम है और जो कि बहुत ही जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के जो कारक हैं युग्मकों के निर्माण के समय क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और जब युग्मनज का निर्माण होता है तो ये कारक फिर एक साथ आ जाते हैं। पर साथ में आने के बाद भी ये अपना अस्तित्व नहीं खोते, ये अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखते हैं। उस पीढ़ी में हो सकता है अपने आप को प्रदर्शित ना कर रहे हो, लेकिन अपनी जो जीन या कारक द्वारा अपने अस्तित्व या अपने जीन की जो शुद्धता बनाए रखते हैं, इसीलिए इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए मैंने अगली स्लाइड पे एक उदाहरण रखा है जो कि आपको समझाने में बहुत आसानी से समझा देगा आपको, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के लिए मेंडल की प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी में जो संकर पौधे प्राप्त हुए हैं उनके बीच में हम अब स्वनिषेचन की क्रिया होने देते हैं। स्वनिषेचन की क्रिया होते हैं तो जो अप्रभावी लक्षण F1 वाली अब प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए थे, अब उनमें सब में युग्मकों का पृथक्करण तो होगा ही होगा। तो इसमें जो F1 पीढ़ी है स्व निषेचन के बाद, F1 पीढ़ी के स्वनिषेचन के बाद संकर लंबे पौधे मिले हमें, तो अब क्या होता है, उसमें हमें जो द्वितीय पीढ़ी है उसमें अलग लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा देख के कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूं। पहले हम ये देखिए, ये एक उदाहरण दिया हुआ है, वो स्लाइड में आपको बाद में दिखा दूंगी। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमने लिए हैं शुद्ध लाल पौधे और शुद्ध सफेद पौधे। शुद्ध लाल पौधे, शुद्ध सफेद पौधे मतलब जिनके लिए हमने जो सिंबल लिखा है या जो कारक लिखे हैं वो है RR, कैपिटल R, ये है स्मॉल r जो कि हमारी जनक। अब हमने इनका कृत्रिम संकरण कराया, तो आपको जैसे पहले बताया था कि इनमें से एक को हमने मादा मान लिया और एक को हमने नर पौधा मान लिया, ठीक है। तो जो अभी आपको इससे पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं,
जो कारक होते हैं वो युग्मकों के निर्माण के दौरान एक दूसरे से अलग अलग होके अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अलग अलग बन गए। तो देखिए आर, कैपिटल आर, ये बड़ा अक्षर एक आर ये जो शुद्ध सफेद पौधा लिया था उसका एक आर ये। तो युग्मक निर्माण के लिए तो ये हमारी जो अभी हमारी प्रथम पीढ़ी नहीं बनी है, अभी तो सिर्फ जो युग्मक पृथक हुए हैं। ये जो जनक पीढ़ी है उसी के युग्मकों की बात हो रही है, अभी और कुछ नहीं हमने बताया उसमें। ठीक है, तो ये जैसे आर और आर स्मॉल आर बन गए। अब आपको पता है कि पहली पीढ़ी में हमें कैसे पौधे मिलेंगे। पहली पीढ़ी में हमें कैसे मिलेंगे, संकर लाल पौधे, शुद्ध नहीं मिलेंगे, संकर लाल पौधे। इसका मतलब उनका जो जिसको हमने आपसे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दो शब्द पढ़े थे, तो ये हमें कैसे दिखेंगे, संकर लाल पौधे। तो इनका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये होगी हमारी पहली पीढ़ी। अब मैंने आपको बताया जो दूसरा वाला नियम है पृथक्करण का नियम, तो मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें आपको जो पृथक्करण दिखेगा वो हमें दिखेगा द्वितीय पीढ़ी में। तो अब हमने क्या किया, जो ये संकर लाल पौधे हैं इनको हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब स्व परागन के लिए छोड़ दिया, स्व निषेचन के लिए छोड़ दिया। अब ये दोनों में हुआ, तो जैसे एक को हमने नर माना, एक को हमने मादा माना। तो अभी आपको याद होगा जब ये युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल आर एक बन गया और स्मॉल आर अलग हो गया। तो ये हमने इस वाले पौधे को अगर मादा मान रखा है तो उसके ये दो मादा युग्मक बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा पौधा जिसको हमने नर माना हुआ है तो उसके भी जब युग्मक पृथक हुए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये आप देख सकते हो, ये मैंने आपको शब्दावली में पढ़ाया था, पुनेट चौखाना या पुनेट वर्ग, स्क्वायर है वो। तो वो यहां पे हमने उसको चार भागों में बांटा। यही पुनेट चौखाना या पुनेट वर्ग है जो कि हमें इसका बिल्कुल सही नतीजा देगा। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें अभी हमने एक ही गुण की बात करी है, इसमें हमने एक ही गुण लिया है, लाल पौधे लंबा पौधा बौना पौधा या लाल पौधे सफेद पौधे। ठीक है, अभी हमने दो दो गुणों की बात नहीं करी एक साथ। तो जो मेंडल ने शुरू के जब अपने प्रयोग करे तो उन्होंने, जैसे हमने लिखा भी था सफलता के कारण में, कि मेंडल ने एक बार में एक ही विशेष प्रकार के लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। तो जो संकरण एक ही लक्षण में होते हैं, एक ही लक्षण के लिए होते हैं, उनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो मतलब एक, जिसमें कि हमने एक ही गुण देखा है। आगे हम द्विगुणी भी देखेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझिए। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे ये नर युग्मक हो गए, ये नर युग्मक बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये मादा युग्मक बन गए, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, बिकॉज ये एक से ही लाल संकर पौधे हैं। तो अब हमने पुनेट वर्ग बनाया। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब हम इनका आपस में संकरण कराएंगे। तो ये कैपिटल आर इन दोनों से संकरण करेगा और ये स्मॉल आर भी इन दोनों से संकरण करेगा। या तो इधर से कर लीजिए तो भी नतीजा सेम ही एक ही आएगा, या फिर इधर से कर लीजिए। तो हमने ये वाला आर युग्मक का संकरण कराया नर के कैपिटल आर वाले युग्मक से, तो हमें क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसी वाले आर का हमने दूसरा नर युग्मक जो कि स्मॉल आर है उससे कराया संकरण, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब आ जाइए दूसरे युग्मक की बात करते हैं जो कि स्मॉल आर है। इनका भी हमें संकरण कराना है यहाँ पर। अब इसका संकरण हमने कराया नर युग्मक के एक नर युग्मक से जो कि कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये मिलके बने कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये हमने ये वाला स्मॉल आर और यहाँ पर भी एक नर युग्मक में स्मॉल आर है। अब इन दोनों का हमने संकरण कराया तो हमें मिला स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखिए जो हमने दूसरी पीढ़ी या F2 पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी आई, उस पीढ़ी में जो हमारा नतीजा था वो प्रथम पीढ़ी से भिन्न था। आप देख सकते हैं हमने आपको बताया कि जो प्रभावी वाला गुण है वो किसी भी अगर उन पौधों में होगा तो उसमें अप्रभावी वाले गुण को वो प्रकट नहीं होने देगा, तो वो प्रभावी गुण वाला ही पौधा बनेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभावी गुण वाला कौन सा है, क्योंकि हमें संकर लाल पौधे मिले, इसका मतलब जो लाल पौधा है वो प्रभावी है और सफेद पौधा अप्रभावी। तो इसका मतलब ये है कि जो आर वाला युग्मक है, कैपिटल आर वाला युग्मक है, वो प्रभावी है। तो जहां जहां जिस भी जोड़े में बड़ा आर मिलेगा वो सारे पौधे हमें लाल मिलेंगे। तो यहां देखिए कैपिटल आर एक लाल हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी लाल हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी लाल हो गया। तो हमें 3 लाल मिले, 1, 2 और 3। अब बचा ये है स्मॉल आर। तो इससे क्या बना, ये शुद्ध सफेद पौधा बना। तो अब देखिए मतलब द्वितीय पीढ़ी में आने के बाद जो अप्रभावी लक्षण है उसने भी अपने आप को प्रदर्शित किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर अप्रभावी गुण है तो वो अपने आप को कभी प्रदर्शित ही नहीं करेगा, वो दूसरी पीढ़ी में आने के बाद अपने आप को जरूर प्रकट करेगा। ठीक है। और एक चीज जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। तो 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। अभी मैंने ये युग्मक की बात नहीं कर रही, हमें मिले 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमने बाहर से देखा तो हमें लंबे पौधे और 1 बौना पौधा मिला, तो ये हमारा फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप हो गया मतलब लक्षण प्रारूप हो गया कि तीनों के तीनों हमें लंबे पौधे मिले और 1 हमें बौना पौधा मिला। बट जब हमने उनका जीनोटाइप या जीन प्रारूप चेक आकलन किया उसका, तो हमें क्या मिला, तो हमने देखा कि हमें एक तो बिल्कुल शुद्ध जनक जैसा शुद्ध लाल पौधा मिला जीनोटाइप जब चेक करा, और जो बाकी 2 हैं उनका हमें जो जीनोटाइप मिला वो हमें विषम युग्मकी मिला। ये सम युग्मकी मिला, ये विषम युग्मकी मिला। तो ये संकर पौधे मिले हैं, ये भी लंबे, लेकिन हमें शुद्ध जनक पौधे जैसा शुद्ध एक ही मिला। जो बाकी दोनों हैं वो संकर लाल पौधे हैं। तो हमारा जो फिनोटाइप बना, अब मैं आपको पिछली वाली स्लाइड दिखाती हूं। अब तो देखा जाए तो जो हमारा फिनोटाइप बना उसका अनुपात बना 3:1, मतलब 3 पौधे लंबे 1 पौधा बौना। तो मतलब 75% पौधे लंबे, 25% पौधे बौने छोटे। अब अगर हमने जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप में हमें मिला 1 पौधा शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, 2 पौधे संकर लंबे और 1 पौधा शुद्ध बौना। तो यहां पे फिर हमारा जो प्रतिशत है वो बदल गया, हमें मिला 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे मिले। तो इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। मतलब जो अप्रभावी गुण या कारक था वो भी अपने आप को प्रकट करने में कामयाब हो गया, लेकिन वो पहली पीढ़ी में नहीं अपने आप को प्रकट कर पाता।
दूसरी पीढ़ी में वो अपने शुद्ध, जब तक देखिए अप्रभावी गुण तो ये है, जब तक वो शुद्ध रूप में नहीं होगा वो अपने आप को प्रकट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो अप्रभावी है उसको जब तक दोनों युग्मक अप्रभावी वाले नहीं मिलेंगे तब तक वो अपने आप को प्रकट कर ही नहीं पाएगा। जैसे ही उसमें एक भी युग्मक प्रभावी वाला आ गया तो उसका लक्षण तो प्रकट ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं कि जैसे ही दो युग्मक अप्रभावी गुण वाले एक साथ आए तुरंत उस वाले गुण ने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि जैसे ही अगर उसमें एक भी युग्मक प्रभावी गुण वाला आ गया तो ये फिर से दबा दिया जाएगा, ये इसको प्रकट होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो अप्रभावी वाला है ये अपने आप को दूसरी पीढ़ी में प्रकट कर पाया। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि जो आनुवांशिक लक्षण अलग अलग विभिन्न विभिन्न होते हैं, जो उनके कारक अगर एक साथ अधिक समय तक है भी तो भी वो अपरिवर्तित ही रहते हैं, मतलब अपने आप में कोई भी बदलाव नहीं लाते हैं, वो शुद्ध बने रहते हैं, विलय नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम ऐसे भी कुछ उदाहरण आपको पढ़ाए जाएंगे बाद में, लेकिन जो मेंडल के हिसाब से है वो ये कहते हैं कि अगर एक बीज हरा और एक बीज पीला है तो मुझे हल्का जैसे किसी और रंग के लगा लीजिए कि मध्यम पीला कलर या मध्यम सा हरा रंग या दोनों का मिश्रण, वो नहीं मिलता मेंडल के हिसाब से। वो ये कहते हैं कि ये लक्षण या तो अपने आप को प्रकट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसका जो रूप होता है वो नहीं बदलता, विलय नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षण के साथ विलय हो जाता है और वो अपने आप को बदल लेता है। मेंडल के नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो ये था मेंडल का दूसरा नियम। पहला हमने पढ़ा प्रभाविता का नियम, दूसरा हमने पढ़ा पृथक्करण का नियम। आशा करती हूँ ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक और उदाहरण रखा हुआ है इसमें, जैसे पिछले उदाहरण आपको दिखाया था लाल और सफेद पौधों का। अगला उदाहरण जिसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, जिसमें पौधे की लंबाई के बारे में मेंडल ने शोध किया और जिनका हमें नतीजा मिला। देखिए, इसमें लंबे लिए गए समयुग्मजी, बौने भी समयुग्मजी, जिनके की युग्मक बने। इसमें भी वही किया गया है कि एक पौधे को नर पौधा मान लिया गया, एक को मादा, तो उनके युग्मक बने। तो युग्मक बनने के बाद फिर हमने ये पुनेट वर्ग ही बनाया और उसमें हमने युग्मकों को लिख दिया, क्योंकि हमें जो पहली पीढ़ी मिली विषम युग्मजी लंबे पौधों की। ठीक है, क्योंकि इनके तो युग्मक एक बने दो अलग अलग बने, लेकिन बना तो वही ना, टी ही बना, इसमें स्मॉल टी बना। तो हमें जितने ही पौधे मिले वो सब विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिले। अब हमने इनको स्वपरागण करने का मौका दिया, तो हमने युग्मक बनाए। तो मादा युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें भी वही होगा, किसी भी एक तरफ से ले लीजिए, या तो नर युग्मक दोनों मादा युग्मक के साथ अलग अलग संकरण करेंगे। तो कैपिटल टी एक बन गया, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा पौधा बन गया। अब आते हैं दूसरे युग्मक की तरफ, कैपिटल टी माफ कीजिएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, ये तीसरा पौधा बन गया, और ये स्मॉल टी ये चौथा पौधा बन गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पौधा बिल्कुल शुद्धता वाला बौना पौधा अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर पा रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, लक्षण प्रारूप अगर देखेंगे तो 3 लंबे 1 बौना,
जिसका कि रेशियो कैसे लिखेंगे 3:1। पर अगर हम जीनोटाइप या जीन प्रारूप देखेंगे तो वही हमें एक लंबा जो कि शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध समयुग्मजी कह लीजिए या शुद्ध कह लीजिए, दो हमें विषम युग्मजी जिनका कि T कैपिटल T स्मॉल t और एक हमें समयुग्मजी बौना शुद्ध बौना पौधा मिला। तो F2PD या द्वितीय पीढ़ी में ये अपने आप को प्रकट करने में सफल हुआ। कौन? अप्रभावी कौन। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी में आते आते दोनों लक्षण अपने आप को, एक लक्षण तो पहले से अपने आप को प्रकट कर रहा है, दूसरा जो दबा हुआ था वो भी अपने आप को प्रकट करने में सफल रहा। तो ये है दूसरा नियम, जैसे कि पृथक्करण का नियम।